नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एक्सप्लेनर में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सुंदर सा दिखने वाला फूल अपने अंदर एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म देने की कितनी जटिल व्यवस्था छिपाए बैठा है? आज हम इस नोटबुक के पन्नों और ताज़ी स्याही से लिखे इन नोट्स के जरिए फूलों के इसी छिपे हुए प्रजनन तंत्र का खुलासा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पादप जनन की इस पूरी कहानी को फूल बनने से लेकर बीज और फल बनने तक समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी इस यात्रा की रूपरेखा देख लेते हैं। हम जनन के मूल सिद्धांतों से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर फूल की संरचना को समझेंगे, परागण की यात्रा देखेंगे, निषेचन के रहस्य को सुलझाएंगे और अंत में एक सुपर रिवीजन के साथ एक छोटा सा चैलेंज भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पादप जनन की मूल सिद्धांत। किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें तो जनन आखिर है क्या? अपनी स्क्रीन पर इस परिभाषा को देखिए। वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव बिल्कुल अपने समान नई संतति या ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह पूरी वनस्पति विज्ञान और जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अब इस डायरी में हमने 2 कॉलम बनाए हैं। इन दोनों मुख्य प्रकारों के बीच का अंतर समझना बहुत आसान है। अलैंगिक जनन में केवल एक पेरेंट होता है, कोई युग्मक संलयन यानी गैमेट फ्यूजन नहीं होता और इससे बनने वाली संतति आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान यानी एक क्लोन होती है। वहीं लैंगिक जनन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन होता है। आज हम इसी लैंगिक जनन पर अपना पूरा फोकस रखने वाले हैं। लैंगिक जनन की गहराई में जाने से पहले अलैंगिक जनन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के इन क्लासिक उदाहरणों को नोट कर लेते हैं। जैसे आलू अपने तने के कंद से, अदरक प्रकंद से और प्याज बल्ब से नया पौधा बनाता है। लेकिन ये जो ब्रायोफिल्म का उदाहरण है ना, ये सच में प्रकृति का एक चमत्कार है। यह अपने पत्तों के किनारों से ही सीधे नए पौधे उगा देता है ना कमाल की बात? आइए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, फूल की अद्भुत संरचना। अब हम देखेंगे कि आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। अगर हम एक फूल का चित्र बनाएं तो उसमें मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर की तरफ बाह्य दलपुंज, फिर आती हैं हमारी रंग बिरंगी पंखुड़ियों वाला दलपुंज। लेकिन जो असली जनन प्रक्रिया के मेन एक्टर्स हैं ना, वे अंदर के 2 चक्र हैं, पुमंग जो नर जनन अंग है और जायांग जो मादा जनन अंग है। इस नोटबुक पेज को तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। नर भाग यानी पुमंग पुंकेसरों से बना है, जिसके परागकोश में परागकण बनते हैं। दूसरी तरफ मादा भाग यानी जायांग में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड होते हैं। इन साइंटिफिक टर्म्स को याद कर लेना आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात यहीं पर हाईलाइट कर लीजिए। यही बीजांड आगे चलकर बीज बनेगा और अंडाशय फल बनेगा। पर यह जादू होता कैसे है? चलिए आगे देखते हैं। भाग 3, परागण की रोचक यात्रा। अब हमारे पास नर और मादा दोनों अंग तैयार हैं, लेकिन जब तक ये मिलेंगे नहीं, जनन कैसे होगा? यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। परागकोश से परागकणों का उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो सफर है, उसे ही परागण कहते हैं। अगर ये उसी फूल के अंदर हो जाए तो ये स्वपरागण है, और अगर उड़कर किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाए तो ये परपरागण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी युग्मक मिले नहीं हैं, ये केवल एक ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये परागकण यात्रा कैसे करते हैं? इनके पास पैर तो है नहीं, तो इसके लिए प्रकृति ने कुछ खास ट्रांसपोर्टर्स रखे हैं: हवा, पानी, पक्षी और कीट। जरा सोचिए, जब एक मधुमक्खी किसी फूल पर बैठकर रस चूस रही होती है, तो वो सिर्फ अपना खाना नहीं ले रही, बल्कि वो अनजाने में ही पादप जनन का एक बहुत बड़ा काम कर रही होती है। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, एक माइक्रोस्कोपिक रेस शुरू हो जाती है। परागकण अंकुरित होता है, फिर वहां से एक नली, जिसे हम पराग नलिका कहते हैं, वो वर्तिका से होते हुए सीधे नीचे अंडाशय की ओर बढ़ती है और अंत में बीजांड तक पहुंच जाती है। ये किसी एपिक जर्नी से कम नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, निषेचन और द्विनिषेचन। अब हम इस जीव विज्ञान की प्रक्रिया के सबसे चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा।
अपनी नोटबुक में बायोलॉजी का ये सबसे बुनियादी समीकरण लिख लीजिए। नर युग्मक प्लस अंडकोशिका बराबर है युग्मनज यानी जाइगोट। नर और मादा युग्मकों के इसी मिलन को निषेचन कहते हैं। यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो में विकसित होगा। लेकिन पुष्पी पौधों में ना एक बहुत ही खास ट्विस्ट है। इसे कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये इन पौधों का एकदम सिग्नेचर मूव है, जहां एक नहीं बल्कि 2 संलयन एक साथ होते हैं। चलिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। पराग नलिका से 2 नर युग्मक अंदर आते हैं। स्टेप 1, पहला नर युग्मक अंडकोशिका से मिलता है और युग्मनज बनाता है। इसे सिनगैमी कहते हैं। स्टेप 2, दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और स्टेप 3, यही भ्रूणपोष उस नन्हे से विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। सिनगैमी और त्रिसंलयन के इसी डबल एक्शन को द्विनिषेचन कहा जाता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? भाग 5, बीज और फल का निर्माण। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। अब देखते हैं कि बाहर से फूल में क्या बदलाव आते हैं। निषेचन के बाद एक सख्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, बीजांड कठोर होकर बीज बन जाता है, अंडाशय पककर उस रसीले फल में बदल जाता है जिसे हम खाते हैं, और अंडाशय की दीवार फल की बाहरी परत बन जाती है। यही कारण है कि बीज हमेशा फलों के अंदर इतनी सुरक्षित रूप से छिपे होते हैं ताकि अगली पीढ़ी का पौधा पूरी तरह से सेफ रहे। नेचर की इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी भाग पर, सुपर रिवीजन और चैलेंज। चलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ाते हैं और अपनी नोटबुक के पन्नों को तेजी से पलटते हुए एक रैपिड मैचिंग करते हैं। पुमंग का मतलब फूल का नर भाग, जायांग का मतलब मादा भाग। बीजांड क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बीज बनेगा। अंडाशय किसमें बदलेगा? फल में। और सिंगैमी के साथ त्रिसंलयन को मिला दे तो वो क्या कहलाएगा? द्विनिषेचन। बस यही वो पॉइंट्स हैं जो आपको हर एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। द्विनिषेचन क्या है और इसे आवृतबीजी पौधों की विशिष्ट विशेषता क्यों कहा जाता है? मेरा सुझाव है कि आप बिना पीछे देखे अपनी मेमोरी को टेस्ट करें और इसका उत्तर खुद अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। अगर आप इसे अपने शब्दों में लिख पाते हैं तो यकीन मानिए आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ आ गया है। ऐसे ही सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।